अगर मैं इसकी परवाह करने लगूं तो अब तक मुझे मर जाना चाहिए था। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, पर अपना गर्भ गिराकर दोबारा गलती करूं, ऐसे मैं हरगिज़ नहीं करने वाली। मैंने इस बच्चे को जन्म देने का निर्णय किया है। गर्भ पर नज़र टिकाए श्यामा ने कहा और सुलोचना एकटक अपनी माँ को निहारती रही। कुछ महीने और बीते। अब श्यामा का उभरा हुआ पेट दिखने लगा तो इसने जैसे आग में घी का काम किया। गांव वालों को फिर से तरह तरह की बातें बनाने का मौका मिल गया था, पर इसका चुनाव तो श्यामा ने खुद किया था। वो चाहती तो गर्भ में ही बच्चे को मार सकती थी, पर एक पाप करने के पश्चात महापाप करना उसे गवारा ना था। दिल पर पत्थर रख वह दिन काटती रही। किसी की बातों से अब उसे कोई फर्क न पड़ता। वहीं दूसरी तरफ गांव में हैजे से हाहाकार फैलता ही जा रहा था। लोग मर रहे थे। अनाज की कमी गांव में इस कदर बढ़ चुकी थी कि अपने बच्चों का पेट भरने के खातिर लोग एक दूसरे के मुंह का निवाला छीनने को भी तैयार रहते। हवेली का नौकर बंशी, जो श्यामा को अपनी बेटी मानता था, उसने इस बात की जानकारी श्यामा को दी। साथ ही यह भी बताया कि हवेली में अनाज की कहीं कोई कमी नहीं। सारे अनाज जिसे गांव वालों ने खून पसीने से उगाया था, नंदोइयों ने हवेली के भीतर गोदाम में छिपा रखे हैं, ताकि उसे मर रहे गांव वाले से सोने के दाम पर बेचकर अपनी तिजोरी भर सके। उसने श्यामा से गुहार लगाई कि वो गांव वाले के लिए कुछ करे, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ काका, इस पेट को लेकर कहाँ जाऊँ। हवेली वाले आज तक मेरी बात नहीं माने तो क्या मानेंगे। जिस अनाज पर हवेली वालों ने अपना कब्जा जमा रखा है, वो गांव वालों के खून पसीने की कमाई है श्यामा बिटिया। न जाने कितनों का हक मार कर उन्होंने अनाज की कोठियाँ भरी है। ऐसे अनाज का क्या फ़ायदा जब वो भूख से मर रहे गांव वालों को जीवन दान न दे सके। हाथ जोड़कर मैं तुमसे विनती करता हूँ, अब इन लाचार गांव वालों के लिए तुम ही कुछ करो। बंशी तो चला गया, पर श्यामा के मन पर बोझ डाल गया। वो दिन रात यही सोचती रहती कि कैसे गांव वालों को इस मुसीबत से उबारा जाए, कैसे वो ननद नंदोई को समझाए जिससे वे अनाज के गोदाम का दरवाज़ा गांव वालों के लिए खोल दे। बहुत सोच विचार कर उसने कदम घर के बाहर निकाले और एक घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। ये गांव के मुखिया भगीरथ का घर था। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी बाहर आई। कहो क्या काम है, यहाँ क्या लेने आई हो। बड़े ही वितृष्ण भाव से उसने एक निगाह श्यामा के उभरे पेट पर डाली, फिर साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढक लिया, जैसे श्यामा किसी छूत की बीमारी से ग्रस्त हो। एक उल्टा, यहाँ क्या करने आई है, निकाल बाहर करो इसको। हमने इसे इस गांव में रहने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ मन करे मुंह उठाकर चली आएगी। कैसी कलयुगी माँ है, अपनी बेटी का हक अपने पेट में लिए फिर रही है। धक्के मार कर निकालो यहाँ से इसे, और जाने के बाद गंगा जल से घर पवित्र कर देना। घर के भीतर से आकर मुखिया ने चिल्लाते हुए कहा, पर मुखिया जी, एक बार आप मेरी बात तो सुन लो। मैं कुछ मांगने नहीं बल्कि गांव वालों की मदद करने आई हूँ। कितनी सही बात कही तुमने। अब तुम जैसी पापिन से ही गांव वालों को मदद की उम्मीद बची है। हम तो जैसे मर गए हैं ना। चल भाग यहाँ से छिनार कहीं की, मुखिया ने कहा और अपना पांव उठाकर श्यामा के पेट की तरफ बढ़ाया, पर ऐसा करके उसने एक माँ को ललकारा था। खबरदार मुखिया, एक माँ के सामने उसके बच्चे पर वार करने की जरूरत न करना। कह दे रही हूँ, हाँ, अगली बार ये टांग काट कर तेरे शरीर से अलग कर दूँ, मुझे देर ना लगेगी। तुझे क्या लगता है मैं तेरे सामने हाथ फैलाने आई हूँ? अरे जा रे, तेरी क्या औकात जो मुझे कुछ देगा। गांव वालों की तकलीफ सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। तब मैं तेरे दरवाजे पर आकर खड़ी हुई ताकि तुझे बता सकूं कि इस गांव में अन्न धान्य होते हुए भी सब भूखे क्यों मर रहे हैं। श्यामा ने दृढ़ता से कहा, जो साक्षात माँ चंडी का अवतार बन चुकी थी। फिर अपना पेट पकड़कर वहीं किनारे एक ओट पर जा बैठी। उसके पेट में जोरों का दर्द उठने लगा था। मुखिया की हिम्मत ना हुई कि वो कुछ बोलता और बुद्ध बना श्यामा को एकटक निहारता रहा। जा यहाँ से, चल भाग।
पहले अपना पेट संभाल, गांव की बाद में सोचना, मुखियाइन ने कहा और अपने पति को पीछे कर धड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। कराहती हुई श्यामा फिर अपने घर की तरफ लौट गई। सारे रास्ते गांव वालों की निगाहें उसके पेट पर टिकी रही, जिसमें विजेंद्र का बच्चा पल रहा था। गांव में अन्न धान्य की कमी नहीं। श्यामा की कई बातें मुखिया के दिमाग में बारंबार गूंज रही थी, लेकिन वो भली भांति जानता था कि जिस अन्न धान्य की बात श्यामा कर रही थी उसका रास्ता हवेली के बंद दरवाजे से होकर गुजरता है, जिसे खुलवाने की कुंजी उसके पास नहीं थी। वो खुद चाहे कितनी भी मिन्नतें कर लेता, पर हवेली वाले गांव की मदद के लिए कभी तैयार न होते। फिर श्यामा भी तो उन हवेली वालों के बीच की ही थी, पर वो तो गांव वालों की मदद के लिए आगे आई। मुखिया को कैसे गवारा होता कि वो श्यामा जैसी बदनाम और कलंकिनी औरत का सहारा ले। वहीं अपने प्रति गांव वाले के बुरे बर्ताव को नज़रअंदाज कर श्यामा ने उनके प्राणों की रक्षा का बेड़ा उठाया था। पिछली सारी बातें भूलकर आज कितने वर्षों बाद उसने हवेली में कदम रखने का निर्णय लिया। काकी राम राम। पड़ोस की रमा ने विनयधर की मां आभा को अभिवादन करते हुए घर में प्रवेश किया। राम राम बिटिया, आओ बैठो, बहुत दिन बाद आना हुआ। कहो कैसी हो? बूढ़ी आभा ने कहा। फिर अपनी बहू सुलोचना को आवाज़ लगाते हुए उसे गुड़ का ठंडा मीठा शरबत लाने को बोली। अरे काकी, ये मैंने क्या सुना है तुम्हारे बहू के मायके वालों के बारे में? रसोई में काम करती सुलोचना की तरफ इशारा कर रमा ने भवें भटकाते हुए कहा। बहुत बुरा हुआ इसके मायके वालों के साथ। इतनी कम उम्र में इसकी छोटी बहन दुनिया से चली गई और उसे बचाने की खातिर बाप भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। और एक ये नहीं, न जाने कब तक मेरी छाती पर मूंग दलेगी। सच बताऊं तो अब मुझे यकीन होने लगा है इन सब में इस सुलोचना का ही कसूर है। ये है ही मनहूस, जिससे भी इसका संबंध रहेगा उसका जीवन भला खुशहाल कैसे रह सकता है। अरे वो कलमुही कहाँ मर गई? शरबत आ भी जाएगा या फिर मेहमान अगली बार आएंगे तब लेकर आएगी? जहर बुझे स्वर में बूढ़ी आभा ने सुलोचना को आवाज़ लगाया। जी माँ जी, बस ले आई। क्या री रमा, कैसी है तू? बहुत दिनों के बाद इधर आना हुआ। घर पर सब कैसे हैं? सुलोचना ने उसका हाल चाल पूछा। तेरी माँ कैसी है सुलोचना? सुना है वो पेट से है, पर उसका बच्चा, रमा ने कहा तो उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए सुलोचना असहज होती हुई बोली। रमा, बातें तो होती रहेंगी, पहले शरबत तो पी ले। इतने दिनों बाद आई है घर पर। सुलोचना की सास आभा ने रमा की बातें सुन ली थी और वो भला कैसे चुप रहती। सुलोचना, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सारी बेटियों को ब्याह कर अब तेरी माँ फिर से बच्चा जनने वाली है? छी छी। उसकी बातों का सुलोचना ने कोई जवाब न दिया और काम का बहाना बना रसोई की तरफ चली गई। काकी, तू तो बड़ी भोली है, तुझे तो खबर ही नहीं रहती कि बाहर क्या क्या हो रहा है। कुछ पता भी है? सुलोचना की माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो। रमा अभी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि विनयधर का घर में प्रवेश हुआ। अरे रमा, इतने दिनों बाद, और बता कैसी है? अच्छी हूँ भैया, क्या करूँ, ससुराल के कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई दिनों से आने की सोच रही थी, बड़ी मुश्किल से मौका निकालकर इधर का रुख किया है। जमाई बाबू नहीं आए? हाँ आए हैं ना, घर पर हैं। विनयधर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ठीक है काकी, अभी मैं चलती हूँ, बाद में आऊँगी। विनयधर, जरा इधर आना, अपने बेटे को आवाज़ लगाते हुए आभा ने कहा। तौलिए से अपना मुंह पोंछते हुए विनयधर कमरे से बाहर निकला और माँ के पास ही आकर बैठ गया। हाँ माँ बोल। ये मैं क्या सुन रही हूँ तेरे ससुराल वालों के बारे में? रमा बता रही थी कुछ कि तेरी सास पेट से है। कुछ लाज शर्म बची है कि सब घोर के पी गई? तू भी ना माँ, कहाँ सुनी सुनाई बातों में आ जाती है। अच्छा, अभी मैं अपने कमरे में जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ। रसोई के दरवाजे पर खड़ी सुलोचना ने अपनी सास की सारी बातें सुन ली थी। विनयधर ने पलकें झपकाकर उसे अपना मन शांत बनाए रखने को कहा, फिर इशारे से ही एक गिलास ठंडा जल लेकर आने को बोला।
माँ की बातों से अपना मन भारी मत करना, उसकी तो आदत ही है बातें करने की। कमरे में प्रवेश करती सुलोचना से विनयधर ने कहा, पर सुलोचना ने उसकी बातों का कोई जवाब न दिया और पानी का गिलास आगे कर दिया। हाथ आगे बढ़ाकर विनयधर ने गिलास थामा और एक ही सांस में पूरा पानी पी गया। फिर बड़े प्यार से सुलोचना का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और बोला, अब जो हो गया सो हो गया, तू अपना मन भारी मत कर। लगता है रमा ने माँ के कान भरे हैं, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। पति की बातों पर सुलोचना ने अपना सिर हिलाया, जैसे अपनी सहमति दर्शा रही हो। फिर उसके हाथ से गिलास अपने हाथ में लिया। कुछ खाने को तो है, लाओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। भरी दोपहरी में फेरी लगाते लगाते आज हालत पस्त हो गई। फाटक पर किसी की दस्तक सुन हवेली के भीतर मौजूद कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे थे। कौन हो तुम, कहो क्या काम है, किससे मिलना है? हवेली के बाहर खड़े दो मुस्टंडों ने श्यामा को भीतर जाने से रोकते हुए उससे पूछा, फिर उसके निकलते हुए पेट पर निगाह डाली। भीतर जाकर कहो कि श्यामा आई है। और ये क्या, तुम मेरा रास्ता रोककर खड़े हो? ये मेरा ससुराल है, हटो, जाने दो मुझे, श्यामा ने मुस्टंडों से कहा और भीतर जाने का प्रयास करने लगी। मालिक का हुक्म है कि बिना उनकी अनुमति के भीतर किसी को न आने दिया जाए। तुम यहीं रुको, मैं पूछ कर आता हूँ, एक द्वारपाल ने कहा और श्यामा के आने की खबर लेकर हवेली के भीतर गया। भीतर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी, पर श्यामा ने सुना कि छोटा नंदोई चिल्लाकर कह रहा था कि इतने दिनों में उस उल्टा को इस ससुराल याद नहीं आया था, अब यहाँ क्या करने आई है? लात मारकर निकाल बाहर करो उसे। ऐसी बेशरम और बदचलन औरत से हमें कोई वास्ता नहीं रखना, जो रिश्तों की कद्र नहीं जानती। उनकी बातें सुन श्यामा से रहा नहीं गया और हठधर्मिता पर उतर गई। मुख्य दरवाजे पर खड़े मुस्टंडे से वह भीतर जाने देने की जिद करने लगी, जिसमें आखिर उसे सफलता मिल ही गई। गर्भवती होने के कारण मुस्टंडे द्वारपाल ज्यादा देर तक उसका विरोध नहीं कर पाए। फिर श्यामा खुद को उस घर की बहू भी तो बता रही थी। जमाई बाबू, मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ, जो आप इतना डर रहे हो मुझसे। फाटक के भीतर प्रवेश कर श्यामा ने आंगन में प्रवेश करते हुए कहा, द्वार पर दो दो मुस्टंडे पाल रखे हैं, फिर भी यह निर्लज औरत भीतर कैसे प्रवेश कर गई? कहाँ मर गए सबके सब? जमाई बाबू, किसी औरत को गाली देने से पहले एक बार जरा खुद के गिरेबान में झांक कर देख लेना। अपनी गलती किसी को नहीं दिखती। जो खुद पराई स्त्री पर नजर रखता है वो चला है आज अच्छाई के पाठ पढ़ाने। जिसने कभी खुद ही श्यामा को अपनी भोग विलास का माध्यम बनाना चाहा था और श्यामा की दृढ़ता के आगे उसकी एक ना चली थी। ये औरत यहाँ क्या करने आई है? पाप की गठरी अपने पेट में लाद कर हवेली के भीतर कदम रखते तुझे शर्म नहीं आई श्यामा? पूरे कुल की मान प्रतिष्ठा तूने मिट्टी में मिला दी। माँ बाबूजी की आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी जब तूने ऐसा कुकर्म किया होगा। बड़ी ननद नंदा ने कहा। शोरगुल सुनकर वो भी कमरे से बाहर निकल आई थी। माँ बाबूजी के आत्मा के दुखी होने की अगर तुम सबको इतनी ही फिक्र होती तो गांव वालों को यूं भूखे नहीं मरने देते। जरा हवेली से बाहर निकलकर देखो कि कैसे पूरा गांव हैजे से तड़प रहा है, कैसे लोग दाने दाने को मोहताज हैं। और तुम सब ने क्या किया? अनाज को अपने गोदाम में बंद कर दिया। वो अनाज जिस पर उन गांव वालों का पहला हक है, जिसमें उनका खून पसीना लगा है। अरे ज़रा तो शर्म करो। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करने आई हूँ, भगवान के खातिर अपने गोदाम के द्वार गांव वालों के लिए खोल दो। वे सभी तुम्हें और माँ बाबूजी को दुआएं देंगे। इसलिए तुम सब मुझसे जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। श्यामा ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, जिस पर छोटी ननद अमृता के चेहरे पर कुटिल भाव उभर आए। तुमने कहा इन सब के बदले तुम्हें जो भी कहा जाएगा वो करोगी, है ना? कहीं मेरी कानों में गलत तो नहीं सुना? अमृता ने कहा तो श्यामा ने हामी में हाँ सिर हिला दिया।
हाँ दीदी, गांव वालों के प्राणों की रक्षा के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो आजीवन बिना एक पाए लिए मैं तुम सबकी सेवा करने को भी तैयार हूँ। हाथ जोड़कर श्यामा बोली। अरे रहने दे, हमारी सेवा करेगी और हमारे ही पतियों पर लांछन लगाएगी। कोई सेवा नहीं करवानी तुझसे, करना ही है तो तू बस इतना कर कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे गिरा दे। वैसे भी ये समाज पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, तो इसे जन्म ना दे। इसी में तेरे और पूरे गांव की भलाई है। खबरदार छोटी दीदी, जो अपनी गंदी निगाह मेरे कोख पर डाली तो। वाह रे वाह, देखो तो जरा महारानी को, बड़ी आई कोख वाली, जैसे हम सब ठहरी बंजर। वहीं खड़ी ननद सुगंधा ने कहा, हम भी कोख वाली हैं, पर तेरे जैसे पेट में पाप लेकर नहीं घूमती, समझी तू। हरिया धक्के मार कर निकाल बाहर करो इस औरत को, नहीं तो आज तुम सबकी खैर नहीं। और याद रहे, आगे से ये औरत इस हवेली के आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए। भगवान के लिए गांव वालों पर तरस खाओ, उन्हें अनाज की सख्त ज़रूरत है। माँ बाबूजी रहते तो वे गांव वालों के लिए अन्न धान्य की कहीं कोई कमी ना होने देते। विनती करती हूँ तुम से, उन पर तरस खाओ। श्यामा ने कहा, जिसकी बाह पकड़कर द्वारपाल हवेली से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। एक झटके से श्यामा ने उन मुस्टंडों द्वारपालों से अपना हाथ छुड़ाया और हवेली से बाहर निकल आई। शोरगुल सुनकर हवेली के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सबने सुना कि अपने मान सम्मान की परवाह किए बगैर श्यामा गांव वालों की भलाई के लिए हवेली के भीतर गई थी, जिसने वर्षों पहले हवेली में आना जाना तक छोड़ दिया था और जिसे आज अनाज तो नहीं मिला, उल्टे उसके ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर हवेली से बाहर फिकवा दिया। हवेली में अनाज के भरपूर भंडार होने की बात श्यामा के कानों तक पहुंचने पर हवेली वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। हवेली के नौकर बंशी को बोलकर उन्होंने गांव के मुखिया को बुलवा भेजा। हाथ जोड़े मुखिया भगीरथ हवेली आ पहुंचा और किसी कसूरवार की भांति सिर झुकाकर तीनों बहनों और उनके पतियों के समक्ष खड़ा हो गया। नाम के मुखिया हो तुम, इस गांव के भगीरथ, रत्ती भर की औकात नहीं तुम्हारी। कैसे तुम्हारे रहते कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर हवेली वालों को धमकाने चला आता है और तुम्हारे कानों पर जू भी नहीं रेंगती। सुगंधा ने कहा, मालकिन, किसकी इतनी ज़रूरत हुई जो आपसे बदतमीजी करे? मैं उसकी खाल उधड़वा दूंगा। आप हुक्म तो करें। अजी रहने दो, तुमसे आज तक कुछ भी हो पाया है जो अब करोगे? तुम्हारी नाक के नीचे गांव में लोग कैसे कैसे अनैतिक कार्य कर रहे हैं, तुमसे कुछ हो पाया है जो आज हो पाएगा? अमृता के पति ने कहा तो मुखिया को समझ में सारी बातें आ गई। वो श्यामा पर तो हवेली की बहू है, इसलिए उसके साथ मैंने कुछ नहीं किया, नहीं तो किसी की क्या मजाल। क्या बहू बहू लगा रखा है तुमने? श्यामा का इस हवेली से अब दूर दूर तक कहीं कोई ताल्लुक नहीं। वो कुल्टा समाज के नाम पर केवल कलंक है, कलंक। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुमने उसे इस गांव में रहने की अनुमति कैसे दे दी? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। कहीं तुम्हारा भी उसके साथ कुछ संबंध? नहीं नहीं बड़ी मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं। उस जैसी औरत की तो मैं कभी शक्ल भी न देखूं। मैंने तो केवल इंसानियत के नाते उसे इस गांव में रहने दिया, फिर अपना बढ़ा हुआ पेट लेकर वो कहाँ जाएगी? ऊपर से उसका इस हवेली। कहते हुए मुखिया चुप हो गया। कितनी बार कहा, इस श्यामा का इस हवेली से कोई संबंध नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आती मेरी बात? माफ़ी हुजूर, मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि अगर वो इस गांव से बाहर जाएगी तो आपकी और इस हवेली की बदनामी होगी। क्या कहेंगे सबकी? कैसे हैं हवेली वाले और उसका परिवार सारा? अब आप भले ही श्यामा को इस हवेली का न माने, पर उसका संबंध तो इस हवेली से कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। उसकी बातों में दम था, जिसे सुन हवेली वालों से कुछ बोलते ना बना। ठीक है, पड़े रहने दो उसे इस गांव में, पर देखना ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करे। तुम जा सकते हो अब।
नंदा ने कहा तो मुखिया वापस जाने के लिए पलटा, लेकिन तभी भगीरथ रुकना जरा। नंदा के पति ने कहा तो मुखिया के बढ़ते कदम रुक गए। जी हुजूर बोलिए, ये क्या तुम लोगों ने हवेली के गोदाम पर नज़र गड़ा रखा है? नहीं हुजूर, हमारी ये गांव वालों की कहाँ इतनी मजाल जो हवेली की तरफ नज़र उठाकर भी देखे। वो तो श्यामा मेरे घर पर आई थी, जब मैंने उसे भगा दिया तो वो सीधे यहाँ आ धमकी। फिर उससे तो हवेली के भीतर की कोई भी स्थिति छिपी नहीं है, वरना गांव वालों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं। हाँ, बता देना गांव वालों को इस हवेली की तरफ सिर उठाकर न देखे, शायद धरती से भी उठना पड़े। जा सकते हो तुम अब। द्वारपाल दरवाजे पर कुंडी लगा दो और भीतर कोई न आने पाए, वरना तुम सबकी शामत आ जाएगी। नंदा के पति ने कहा, इधर धीरे धीरे ही सही, पर गांव में एक कान से दूसरे कान तक ये खबर फैलने लगी कि श्यामा गांव वालों की भलाई के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर हवेली के भीतर गई थी और जिसे हवेली वालों ने धक्के मारकर निकाल दिया। पर श्यामा कहाँ इतनी जल्दी हार मानने वालों में से थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और गांव वालों को भूखा मरने से बचाने के लिए एक एक करके ही सही उन्हें इकट्ठा करने लगी। अपने कोख में गर्भ के लिए और लोगों के तरह तरह के ताने सुनकर भी उसने हैजे से पीड़ित मरीजों की देखभाल में कोई कोर कसर न छोड़ा। उसे नहीं पता था कि उसी गांव में भेष बदलकर विजेंद्र हैजे की रोकथाम में जी जान से लगा है, पर वो कभी भी श्यामा के सामने खड़े होने की हिम्मत ना जुटा सका और पूरे तन मन से रोगियों की सेवा में लगा हुआ था। इधर अब श्यामा का गर्भ 7 माह का हो चुका था। अपना बढ़ा हुआ पेट लिए वो रोगियों की सेवा में जी जान से जुटी रहती, पर हर तरफ फैलती महामारी और गांव वालों के समक्ष भूख की समस्या देख उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। श्यामा काकी रोशन लाल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, फिर घर में अनाज भी खत्म होने के कगार पर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किससे मदद की गुहार लगाऊं। रोशन लाल की बीवी कमला की भयभीत आंखें श्यामा पर टिक गई। जहां एक तरफ उसका पति हर पल मौत के करीब जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके बच्चों के भूख से बिलखने की बारी आ चुकी थी। जो थोड़े बहुत अनाज थे उससे आज तो काम चल गया, पर कल क्या होगा। बिस्तर पर पकड़ चुका रोशन लाल बुरी तरह खांस रहा था। उसके आज सुबह से हो रहे उल्टी और दस्त रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काकी, लगता है अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि हम गांव वालों ने बहुत बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरे मरने के बाद मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना। इन्हें मैं तुम्हारे हवाले सौंप कर जा रहा हूँ। कहते हुए रोशन लाल बुरी तरह खांसने लगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ज़्यादा मत सोचो और बिल्कुल शांत होकर आराम करो। कमला, रसोई में मैंने नमक चीनी का घोल बनाकर रखा है, थोड़ी थोड़ी देर पर इसे देती रहना। मैं कुछ खाने का इंतज़ाम करके आती हूँ। कहकर श्यामा रोशन लाल के घर से निकल तो गई, पर उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। तभी जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला और कुछ सोचकर श्यामा के कदम अपने घर की तरफ मुड़ गए। वीरान पड़े घर के भीतर दाखिल होकर उसने अपने कमरे से कुछ निकाला और वापस बाहर का रुख कर दिया। मंगल काका, ये मेरे कुछ गहने हैं, देखो ज़रा इसके कितने पैसे मिल जाएंगे। वो जौहरी की दुकान पर अपने जेवर गिरवी रखने आई थी ताकि बदले में कुछ पैसे मिल सके और जितना संभव हो भूख से मरते गांव वालों के प्राण बचाए जा सके। जौहरी मंगल ने पहले तो गर्भवती श्यामा और उसके उभरे हुए पेट पर निगाह डाली, फिर उसके हाथों से जेवर लेकर उसे टटोला। जेवर की जांच करते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल वो एक दम खरा सोना था, जो मुश्किल से ही देखने को मिलता है। तुझे ये जेवर कहाँ से मिले? ये किसके गहने उठाकर ले आई है तू? ये मेरे अपने गहने हैं काका, ब्याह में सासू माँ ने खुद मुझे पहनाए थे अपने हाथों से।
कुछ तो बेटियों के ब्याह में खर्च हो गए और एक आध जो बचे थे सोचा गांव वालों के इस संकट के समय में काम आ जाएंगे। आप इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे इस मुसीबत के समय कुछ काम आ सके। ठीक है, अभी तू जा और कल आना, तुझे इसके मुनासिब पैसे मिल जाएंगे। पर तुझे पक्का यकीन है ना कि ये तेरे ही हैं? कहीं तू इसे चुरा कर तो नहीं लाई? नहीं काका, मेरी बातों का भरोसा करो, ये मेरे ही गहने हैं। ठीक है, तू अभी जा, मंगल ने कहा और श्यामा जेवर उसके पास छोड़कर वापस लौट गई। वहीं दूसरी तरफ विजेंद्र मेडिकल कैंप में दिन रात रोगियों की सेवा में लगा रहता। उसके मित्र भी हर तरफ घूमकर गांव वालों को हैजे से बचने के तरीके बताते। गांव वालों को बचाते बचाते उन्हीं मित्रों में से एक खुद उसकी बलि चढ़ गया। विजेंद्र और डॉक्टर की लाख कोशिश के बावजूद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। तभी एक दिन विजेंद्र का मित्र अभय उससे मिलने मेडिकल कैंप पहुंचा। विजेंद्र, आज श्यामा काकी मिली थी, मुझे दिखी तो मैंने रास्ता बदल लिया, पर उन्हें देखकर लगता है कि वो पेट से हैं। श्यामा के गर्भवती होने की बात सुन विजेंद्र को महसूस हुआ जैसे वो जमीन के 100 गज नीचे जा धंसा हो। आखिर उसी के किए की सजा तो श्यामा भुगत रही थी। दोस्त, ये तो मानना पड़ेगा कि वो बड़ी बलवान औरत है। क्यों, ऐसा क्या देखा तूने? जहाँ इस हालत में गर्भवती औरतें अपने घर से बाहर पाँव निकालने से भी डरती हैं, वहीं अपनी जान की परवाह किए बगैर श्यामा काकी हर पल गांव वालों के प्राणों की रक्षा में जुटी हैं। मैंने थोड़ी छानबीन की, पता चला कि वो गांव वालों के लिए मदद मांगने हवेली गई थी, पर हवेली वालों ने उन्हें धक्का मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और जी जान से हैजे के खिलाफ लड़ रही हैं। ऐसा लगता है उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं। वैसे अब जान बचाकर करेंगी भी क्या? सब तो खत्म। कहते कहते अभय चुप हो गया। उसे ख्याल आया कि वो जिस विजेंद्र से ये सारी बातें कर रहा है वही तो श्यामा की तबाही का असली जिम्मेदार है। अभय की बातें सुन विजेंद्र पश्चाताप की अग्नि में जलता रहा, पर अब इन सब का क्या फायदा? अब तो बहुत देर हो चुकी थी और चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। नशे की हालत में कब उसके पांव फिसले इस बात का उसे जरा भी ख्याल ना रहा। अंधेरे कमरे में अपनी पत्नी समझ उसने श्यामा के साथ जो कुकर्म किया, उसने श्यामा की जिंदगी तो बर्बाद कर ही डाली, साथ ही उसकी पत्नी अभिलाषा को भी मरने को मजबूर किया। अभय की बातों का बिना कोई जवाब दिए विजेंद्र मेडिकल कैंप में आए बीमार गांव वालों की सेवा में जुट गया था। उसकी लंबी दाढ़ी की वजह से उसकी असली पहचान गांव वालों से छिपी थी। श्यामा ने जौहरी की दुकान पर अपने गहने रख छोड़े थे और उसे गिरवी रखने के एवज में पैसे लेने आई थी। काका, कल जो गहने आपके पास रख छोड़े थे, जो मुनासिब लगे उसके पैसे दे दो ताकि वे गांव वालों के काम आ सके। पर मंगल ने तो कुछ अलग ही खिचड़ी पका रखी थी जिससे भोली भाली श्यामा बिल्कुल अनजान थी। गहने? कौन से गहने? काका, वही गहने जो मैंने कल आपको दिए थे। आप ही ने तो कहा था मुझे आ जाने के लिए, पर तूने तो कहा था कि वो तेरे गहने हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि वो तो चोरी के जेवरात हैं जो तूने चुराए हैं कहीं से। आंखें दिखाकर मंगल ने कहा, नहीं काका, वो मेरे गहने हैं, मुझे शादी के समय मिले थे। झूठ बोल रही है ये निर्लज औरत, ये इसके जेवर नहीं है, ये हवेली से चोरी हुए थे जो अब जाकर मिले हैं। कोई शादी वादी में नहीं मिला था इसे। जौहरी की दुकान पर मौजूद श्यामा का छोटा नंदोई भीतर कमरे से निकलकर आया। नहीं जमाई बाबू, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे ही गहने हैं। माँ जी ने मुझे पहनने के लिए दिए थे, तब से मैंने अपने पास संभाल कर रखे हैं। अब गांव वालों के सामने मुसीबत आन पड़ी है तो ये गहने उनके काम आएंगे। कौन से गहने? दूर रख अपनी गंदी नज़र इन पाक गहनों से। खुद तो अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया और अब घर के गहने जेवर पर बुरी नज़र डाल रखी है। जेवर का इतना ही शौक चढ़ा है तो जा और जाकर अपने यार से गहने मांग, जिसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। छी, मुझे तो सोचकर भी शर्म आती है कि तेरा नाम हम सबके खानदान से जुड़ा हुआ है।
न जाने कौन से मनहूस समय में पिताजी ने तेरा ब्याह मनोहर भैया से किया था। अपने पति तक को खा गई कलंकिनी। चल जा, भाग यहाँ से और आइंदा दिखना भी नहीं इधर। आंखें दिखाकर छोटे नंदोई ने कहा तो यह सोच रहा था कि उसके ऐसा करने से श्यामा डरकर वापस लौट जाएगी, पर यह उसकी भूल थी। श्यामा अब कमज़ोर नहीं थी। उसके बुरे दिनों उसे चट्टान सा मजबूत बना दिया था। नंदोई की बातों का उस पर कोई असर ना पड़ा और वो वहीं खड़ी उसे घूरती रही। घूरती क्या है, खा जाएगी। चल निकल यहाँ से, छिनार कहीं की। मंगल, निकाल कर बाहर इस फेंको इसे यहाँ से। मंगल ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, पर उसके कदम ठिठक कर पीछे हट गए। खबरदार, जो अपने नापाक हाथों से मेरे दामन को छुआ, हाथ तोड़कर रख दूंगी। और जमाई बाबू, तुम आज तक मैं चुप रही तो मुझे गूंगी समझने की भूल न करना। आज गांव वाले भूखे मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए सबसे पहले मैंने मदद के लिए हाथ हवेली की तरफ फैलाया था, पर बदले में क्या दिया तुम लोगों ने? धक्के मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वाह, क्या ज़माना है! अपने ही ससुराल में मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। ये तुम जिस पैसों पर आज मौज उड़ा रहे हो, पता भी है उसका असली हकदार कौन है? कौन है, ज़रा मैं भी तो सुनूं। श्यामा की आवाज़ सुन गांव वाले जौहरी की दुकान के आगे इकट्ठा होने लगे थे। वैसे भी जब से हवेली वालों के गांव वालों की मदद करने से इनकार कर दिया था, तभी से वे सब हवेली में रहने वालों के खिलाफ थे। हवेली की एक एक संपत्ति पर गांव वालों का नाम लिखा है। उसकी हर एक ईंट गांव वालों के खून पसीनों का ही नतीजा है। गांव वाले दिन रात खेत में अपना खून पसीना बहाते हैं, तब जाकर तुम हवेली वालों का पेट पलता है। पिताजी ने भी यही सोचकर पूरी संपत्ति तुम लोगों के जिम्मे लगाया था, ताकि उनके बच्चों समान गांव वालों की तुम सब रक्षा करो। पर तुमने क्या किया? मनोहर के मंद बुद्धि का बहाना बनाकर सारी संपत्ति पर कब्जा तो जमा लिया और गांव वालों को ही भूल गए। वहां जमा हो चुकी भीड़ के आगे श्यामा ने चीख चीख कर कहा तो छोटे नंदोई को अब हवा अपने खिलाफ होती दिखी। सही कह रही हो श्यामा काकी, इन हवेली वालों के कारण आज हम लोग भूखे मरने के कगार पर खड़े हैं। आज जब मैं गांव वालों की मदद के लिए अपना खुद का जेवर गिरवी रखने आई तो मंगल काका ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा डाला। अरे जमाई बाबू, पहले मुझसे पूछ तो लेते कि ये जेवर मैं किसके लिए गिरवी रखने आई थी। इन लाचार और बेबस गांव वालों के लिए, अपने लिए नहीं, पर तुमने उस पर भी अपना हक जता लिया। थोड़ा तो भगवान के कहर से डरो, श्यामा ने कहा और अपना पेट पकड़कर बैठ गई। श्यामा काकी, आप ठीक तो है ना? सब ठीक हो जाएगा, आप खुद को शांत रखो, एक ग्रामीण महिला ने श्यामा को संभालते हुए कहा। वहां खड़ी भीड़ का गुस्सा अब छोटे नंदोई और मंगल जौहरी पर फूटने ही वाला था कि मंगल ने पलटी मारी और अपने गले से रुपए निकालकर श्यामा के आगे बढ़ा दिए। ये ले श्यामा, तेरे पैसे। मैं भी कहाँ हवेली वालों के बहकावे में आ गया। मुझे भरोसा है तुझ पर। मुझे पता है कि ये जेवर तेरे ही हैं और जमाई बाबू झूठ बोल रहे हैं। ये बात अब मैं भली भांति समझ चुका हूँ और अब किसी की झांसे में नहीं आने वाला। मंगल ने रुपये का बंडल श्यामा के फैले आंचल में रख दिया। अपना सा मुंह लेकर छोटा नंदोई हवेली की तरफ लौट गया। हालांकि आज वो शांत लौटा था, पर इस बेइज्जती का बदला वो ज़रूर लेने वाला था। सुलोचना की शादी के काफ़ी दिन होने को आए थे। कई नीम हकीम वैद्य से इलाज कराने के बाद भी वो मां नहीं बन पाई थी। एक बार गर्भ धारण किया भी, लेकिन 5 माह से अधिक गर्भ न ठहरा। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि सास के ताने दिन प्रतिदिन बढ़ते ही गए। हालांकि पति विनयधर काफ़ी धीर प्रकृति का सुलझा हुआ इंसान था, जिसने एक तरफ अपनी पत्नी के दुख मन को शांत किया, वहीं दूसरी तरफ माँ की तंज भरी बातों से अपने कान बंद करके रखा। विनयधर की अनुपस्थिति में सुलोचना की सास उससे ऐसा बर्ताव करती मानो जन्म जन्मांतर से उसकी दुश्मन हो। एक दिन अपना
काम धाम निपटाकर सुलोचना कमरे में बैठी कपड़े सिल रही थी। विनयधर भी कपड़ों की फेरी लगाने गांव की तरफ निकला हुआ था। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। कपड़े को एक किनारे रख सुलोचना ने बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो मोहल्ले की कुछ उम्रदराज औरतें सामने खड़ी दिखीं। ये सब उसकी सास की सहेलियां थीं जो उससे मिलने आई थीं और जिनके पास अपनी बहुओं की शिकायत के अलावा बात करने को और कुछ न होता था। चाची जी नमस्ते, कैसी हैं आप सब? बहुत दिनों बाद आना हुआ। हाँ री, बहुत दिन हो गए थे तो सोचा तेरी सास और तुम सबकी खबर ले लूं। चलकर दरवाजे पर खड़ी एक वृद्ध औरत बोली, हाँ हाँ बिल्कुल सही किया आपने, आइए, माँ जी भीतर कमरे में ही बैठी हैं। सुलोचना ने अपनी सास को आवाज़ लगाया, क्यों आसमान सिर पर उठा रही है तू? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? भीतर कमरे से बड़बड़ाती हुई सास आभा निकलकर बाहर आई तो देखा उसकी सहेलियां दरवाजे पर खड़ी सुलोचना के साथ बात कर रही हैं। अरे तुम सब हो, आओ आओ, बहुत दिनों बाद आना हुआ। सास आभा सुलोचना की तरफ आंखें तरेर कर बोली, तू भी ना सुलोचना, बता नहीं सकती थी कि ये सब आई हैं? लगता है तेरी अकल घास चरने गई है। सुलोचना भी अपने कमरे में आकर कपड़े सिलने में व्यस्त हो गई। क्यों री आभा, विनयधर के ब्याह हुए तो काफ़ी दिन हो गए, पोते पोतियों के आने की खुशखबरी कब दे रही है? देख, मेरे बेटे की शादी पिछले साल ही हुई थी और 1 साल के भीतर ही बहू ने पोते से मेरा गोद हरा भरा कर दिया। इसे कहते हैं घर की असली लक्ष्मी, जो घर का वंश बढ़ाए। सास आभा के कमरे से उसकी सहेली की आवाज़ आई और चाहते हुए भी सुलोचना उसे अनसुना ना कर सकी। क्या कहूँ, मेरे घर में बहू नहीं किसी मनहूस के कदम रखा है। जब से आई है सब कुछ बुरा बुरा ही हो रहा है। पता नहीं पोते का मुंह देखना मेरे नसीब में लिखा है भी या नहीं। एक बार तो सुलोचना पेट से थी पर 5 महीने से ज़्यादा गर्भ ठहर ना सका। विनयधर ने कितना दवाई दारू कराया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत चिंता होती है। मेरा तो एक ही बेटा है, पता नहीं वंश चलाने वाला आएगा भी या नहीं। जिसे सुनकर अपने कमरे में बैठी सुलोचना का कलेजा छलनी हो रहा था। मुझे तो लगता है तेरी बहू में बच्चा जनने के गुण ही नहीं, जीवन भर वो निर्वश ही रहेगी। अरे तो क्या ये खानदान निर्वश रहेगा? तू विनयधर का दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर देती? दूसरी सहेली ने कहा, तूने तो मेरे मन की कह डाली, पर क्या विनयधर मानेगा मेरी बात? मेरा बस चले तो इस मनहूस के कान पकड़कर अभी घर से बाहर निकाल दूं। पर ये बहुत चालू औरत है, अपने पति पर जैसे कोई जादू टोना करके रखा है। विनय इसके खिलाफ मेरी एक भी बात नहीं सुनता। विनयधर की दूसरी शादी की बात सुनकर सुलोचना का दिल बैठा जा रहा था। कपड़े सिलना छोड़कर वो फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि उसे अपने पति के प्रेम पर अटूट भरोसा था, पर अपने पति के दूसरे ब्याह की बात वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। कमरे में ही लेटी वो काफ़ी देर तक सुबकती रही और न जाने कब उसकी आंख लग गई। उसे खबर भी न थी कि कई बार अपने कमरे से सास आभा ने उसे आवाज़ लगाया था। शाम में जब विनयधर घर लौटा तो सुलोचना को कमरे में सोया पाया। आंसू उसके चेहरे पर ही सूख कर पपड़ी बन चुके थे। थोड़ा ताज्जुब भी हुआ क्योंकि आज तक उसने कभी भी इस समय सुलोचना को सोते हुए नहीं पाया था। उसे सोता छोड़ वो अपने कपड़े बदलने लगा। हालांकि पति की आहट पाकर सुलोचना की नींद खुल गई। आप कब आए? मुझे उठाया क्यों नहीं? आप हाथ मुंह धो ले, मैं खाने को कुछ लेकर आती हूँ। तुम सोई थी इसलिए तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इससे पहले कि सुलोचना कुछ बोल पाती, कमरे में प्रवेश करते हुए सास ने शिकायतों के अंबार लगा डाले। सोई थी या सोने का नाटक कर रही थी? विनयधर जरा पूछ इससे। कितना आवाज़ लगाई पर महारानी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। मेरी कुछ सहेलियां आज मुझसे मिलने आई थी। इसकी माँ ने इसे इतने संस्कार भी नहीं दिए कि घर पर आए मेहमानों से पानी तक के लिए पूछे। अरे वो तो छोड़ो,
मेरे आवाज़ लगाने पर कोई जवाब तक नहीं दिया। माँ शांत हो जाओ, अगर इसने कोई जवाब नहीं दिया तो तुम खुद ले लेती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।